Myself is Avinash Sharma from Career Infinity Classes, Kakadev, Kanpur. Today we will start neural control and coordination, which is very important topic. तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहली बात तो ये कंट्रोल करता कौन है, तो आपको पता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, स्पेशली ब्रेन। और कोऑर्डिनेशन एक वर्ड आ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ होती है? देखिए, इसको समझने के लिए, कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए पहले एनसीईआरटी में दिया है होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस क्या होता है ये पहले हम समझेंगे। पहले आप मुझे एक बात बताइए कि डेली हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, पीते हैं, बहुत सारे ड्रग्स भी लेते हैं, यानी कि मेडिसिन के फॉर्म में ड्रग्स लेना पड़ता है हमें। तो क्या आपको लगता है कि ये सारे जो मटेरियल है जो हम ले रहे हैं, फूड जो हम ले रहे हैं, ये बॉडी के अंदर बढ़ जाने चाहिए? ठीक है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए हमने ग्लूकोज़ लिया, ग्लूकोज़ खाया, तो ग्लूकोज़ लेने के बाद ये ग्लूकोज़ मेंटेन हो जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स हैं, यानी हमारी बॉडी डायनामिक होते हुए भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चल रही है। तो हमारी बॉडी डायनामिक है, बट डायनामिक होने के बावजूद हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंसी को मेंटेन किया जाता है, एंड दिस मेंटेनेंस इज़ नोन एज होम्योस्टैसिस। यही कहलाता है होम्योस्टैसिस। यानी हमारी बॉडी डायनामिक होने के बावजूद इसको अंदर से कांस्टेंट बनाए रखा जाता है। दिस इज़ नोन एज होम्योस्टैसिस। अच्छा, इसका एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। सपोज़ मैं अभी धूप में चला गया, समर का सीज़न चल रहा है, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप थर्मामीटर से देखोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर लगभग उतना ही है। इसी तरह से अगर मैं एयर कंडीशनर रूम में बैठ जाऊँ तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये क्या है? यही तो होम्योस्टैसिस है, यही है होम्योस्टैसिस। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। द टेंडेंसी टू मेंटेन ए स्टेबल रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने को ही बोलते हैं होम्योस्टैसिस। बॉडी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। फॉर इंस्टेंस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेरियस आयंस इन योर ब्लड, यानी कि आपके ब्लड में बहुत सारा जो आयंस है उनका कॉन्सेंट्रेशन आप देखो, वो कैसा रहना चाहिए? हमेशा स्टडी रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप सुबह ब्रेकफास्ट किया आपने या लंच लिया, तो आपने नमक भी लिया, तो NaCl की मात्रा बढ़ जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। NaCl की मात्रा घट गई तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए। pH भी मेंटेन होना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर 7.4 हमारे ब्लड का pH होता है, एग्जैक्टली होता है 7.33। क्लियर? इसी तरीके से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन रहना चाहिए। अगर कभी किसी गलती से बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए इन सभी चीज़ों को कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। तो आई होप सो कि आपको होम्योस्टैसिस समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब देखिए, होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं उनके फंक्शन को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। फिर से सुनिए, मैंने बोला कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम हैं, इनके फंक्शन को आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तभी क्या होगा? होम्योस्टैसिस मेंटेन होगी। अब इस होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए दो तरह के सिस्टम यहाँ पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है? यानी कोऑर्डिनेशन दो प्रकार का होगा। एक नर्वस कंट्रोल होता है और एक होता है केमिकल कंट्रोल। एक नर्वस कंट्रोल और एक केमिकल कंट्रोल। हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, हम ये बोल सकते हैं। तो बताइए, कोऑर्डिनेशन दो तरह से मेंटेन किया जाता है। दो हमारे सिस्टम है बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे के फंक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, वो अभी हम लोग देखेंगे। पहले आप यहाँ समझिए, एक है नर्वस सिस्टम और सेकंड है हार्मोनल सिस्टम यानी एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए यहाँ इसके फीचर्स दिए हुए हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ है? जो नर्वस सिस्टम होता है वो किसका बना होता है? न्यूरॉन्स का। जबकि ये किसका बना हुआ है? सिक्रीटरी सेल्स का। ये बना है न्यूरॉन्स का और ये बना है सिक्रीटरी सेल, या आप जानते होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं इनको। फिर आगे देखिए, अगर हम ट्रांसमिशन का मोड या फॉर्म देखें
तो इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है, इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है, हालांकि केमिकल भी जाता है, लेकिन मोस्टली अगर हम न्यूरॉन के अंदर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है। यहाँ पर केमिकल इम्पल्स जाता है और उस केमिकल का नाम है हार्मोन। केमिकल का नाम आपने सुना होगा, हार्मोन। यहाँ पर अब थर्ड पॉइंट में हमको देखना है ट्रांसमिशन पाथवे। यहाँ ट्रांसमिशन के लिए नर्व फाइबर काम आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, उसमें एक्सॉन सुना होगा आपने और डेंड्राइट्स, तो दो चीज़ें होती हैं। जबकि यहाँ पर वाया ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा के द्वारा होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिशन ब्लड प्लाज्मा द्वारा होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन की। ये देखिए, इसका होता है क्या, फास्ट स्पीड होता है बहुत ज़्यादा। कैसे? मान लो आपको पिन चुबो दिया जाए हाथ में, आपको हाथ में पिन चुबो दिया जाए तो आपको दर्द कितनी देर के बाद होगा? इमीडिएटली, कि कुछ इमीडिएटली होगा कि आफ्टर सम इंटरवल? तो इमीडिएटली होगा। इसका मतलब ये बहुत फास्ट काम कर रहा है। इधर पिन चुभाया गया, यानी पिन को प्रिक किया गया, उधर आपको एहसास हो गया, ठीक है। और ये होता है स्लो, ये होता है स्लो। कैसे? जैसे मान लो आपने ग्लूकॉन डी पी लिया, अब आपने ग्लूकॉन डी पी लिया तो क्या इमीडिएट एनर्जी आ जाएगी? नहीं आएगी, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। वो ग्लूकोज जाएगा आपकी सेल के अंदर, जाएगा, सेल के अंदर जाने के बाद फिर वो ऑक्सीडाइज होगा, फिर उससे एनर्जी लिबरेट होगी, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ही लगेगा। अच्छा देखिए, ये शॉर्ट टर्म होता है, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट का इसमें दिया हुआ है शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म से क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म का मतलब है पिन को आपने चुभाया, तो जब तक पिन चुभी तभी तक तो आपको फीलिंग हुई ना, उसके बाद पिन हटा लेने के बाद तो आपको दर्द हुआ नहीं, दर्द तो कंटिन्यू हुआ नहीं। ऐसा तो हुआ नहीं कि आपको पिन चुभा दी गई और पूरे दिन आपको दर्द होता रहा, ऐसा नहीं होता है। यानी कि शॉर्ट टर्म होता है। इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब मैंने आपको बताया ना, आपने ग्लूकोज लिया, उसके बाद वो आपके सेल में गया, फिर वो ऑक्सीडाइज हुआ, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तब जाके आपको उससे एनर्जी मिली, तो यानी ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। अच्छा, इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है? लोकलाइज। लोकलाइज, लोकलाइज से क्या मतलब है? जिस स्थान पर पिन चुभाया गया उसी स्थान पर तो आपको पेन हुआ ना, पूरी बॉडी में तो पेन होगा नहीं, तो यानी एक लोकल एरिया में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड। जबकि इसका इफेक्ट होता है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड इसका इफेक्ट होता है। आपको पता है हार्मोन टारगेट ऑर्गन में जाके काम करते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो टारगेट ऑर्गन में काम करते हैं। तो ये अगर मान लो कोई टारगेट ऑर्गन है, तो इस टारगेट ऑर्गन में बहुत सारे सेल्स हैं, टिश्यू है, टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। तो आप जानते हो ये कैसे लेवल पे काम कर रहा है? पूरे एरिया में काम कर रहे हैं ना, पूरे ऑर्गन में काम कर रहा है। इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर सेल पे काम नहीं कर रहा है, ये पूरे ऑर्गन पे काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि वाइड स्प्रेड रोल होता है, वाइड स्प्रेड रोल होता है। क्योंकि आप इसको वाइड स्प्रेड को ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो हमने हमारे हाइपोथैलेमस ने स्टिमुलस दिया, तो फिर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलने के बाद अपने टारगेट ऑर्गन में गया, और टारगेट ऑर्गन में जाने के बाद वो फिर काम करेगा स्पेसिफिक टिश्यू पे या स्पेसिफिक सेल पे काम करेगा। काम करने के बाद उस पूरे एरिया को अफेक्ट करेगा। यानी कि ये होता है वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड। क्लियर? एनसीईआरटी में एक पॉइंट और दिया है, ये पॉइंट टू पॉइंट काम करता है। उसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट मतलब जिस स्थान पे आपने पिन चुभाया बस उसी पॉइंट पे ही काम करेगा, ठीक है ना। यानी ये पॉइंट टू पॉइंट काम करता है। क्लियर? ठीक है, तो इसके आगे का हम लोग अब देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या लिखा है, द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। यानी कि होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़रूरी है। और कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। मैंने आपको बताया था दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन मिल करके एक दूसरे के फंक्शन को सपोर्ट करेंगे या कॉम्प्लीमेंट करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। जैसे देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल को ऑक्सीजन सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हमारी मसल को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। लिखा है द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, हमारी मसल को काम करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब लिखा हुआ है इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया गया? देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने अपना काम बढ़ा दिया, यानी उसका रेट बढ़ गया। उसके बाद हार्ट बीट बढ़ गई, उससे ब्लड फ्लो बढ़ गया।
अच्छा, ब्लड जाता कहाँ से है? ब्लड जाता है ब्लड वेसल से। तो देखिए ब्लड वेसल ने भी सपोर्ट किया, यानी कि यहाँ पे देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बाकी सिस्टम ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं ये सारे मिल करके। अच्छा, जब फिजिकल एक्सरसाइज जब हम रोक देंगे या स्टॉप कर देंगे तो फिर आप बताइए क्या होगा? तो जो नर्व की एक्टिविटी है, लंग्स की एक्टिविटी है, हार्ट की एक्टिविटी है, किडनी की एक्टिविटी है, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगी। वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? नॉर्मलाइज। इसका मतलब आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि द फंक्शन ऑफ मसल, लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल, किडनी एंड अदर ऑर्गन आर कोऑर्डिनेटेड वाइल परफॉर्मिंग द फिजिकल एक्सरसाइज। यानी यहाँ पर मस्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या काम आया? लंग्स, हार्ट, ब्लड, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स, किडनी और अदर ऑर्गन, सब ये मिलकर के कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे थे ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज। क्लियर? तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर 2 सिस्टम होते हैं, मैंने बताया था, जो कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो हियर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द नर्वस सिस्टम। लेकिन बता दूं आपको, दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। क्लियर? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों जॉइंटली काम करते हैं, वो भी कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं हमारे सभी ऑर्गन्स के फंक्शन को, दोनों मिलके करते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट ओनली कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम बट आल्सो कंट्रोल बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। और मैंने दोनों में कंपैरिजन भी आपको करा दिया। और अगर 2 सिस्टम एक साथ मिलके काम करें तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज फैशन। क्लियर? अच्छा, नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था, ये बहुत सारे नेटवर्क का बना होता है। किसकी नेटवर्क का बना होता है? न्यूरॉन्स का वायर बिछा होता है। हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स के जाल बिछे रहते हैं पूरे शरीर के अंदर। और ये जो जाल होते हैं, ये क्या होते हैं? न्यूरॉन्स जो होती है हाईली एक्साइटेबल सेल होती है। न्यूरॉन्स कैसी सेल है? हाईली एक्साइटेबल सेल होती है। ठीक है, और ये पॉइंट टू पॉइंट काम करेगा, ये पॉइंट टू पॉइंट काम करता है। इसका क्या मतलब होता है हम लोग देखेंगे। मैंने आपको बोला ना, जिस स्थान पे आप स्टिमुलस दोगे वहीं पे आपको फीलिंग होगी, आपको हर जगह फीलिंग नहीं होगी। और मैंने अभी आपको बताया था ये क्विक काम करता है, क्विक। आपने जैसे ही पिन चुभोया आपको एहसास हो गया। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो केमिकल इंटीग्रेशन करता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और कैसे? हार्मोन्स के द्वारा। इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। क्लियर? जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म के बारे में, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में, इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस द साइनेप्स, यानी साइनेप्स पर कैसे होता है, और फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट के आपको पढ़ाऊँगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी कन्फ्यूजिंग चैप्टर। तो वी विल डिस्कस इट इन ब्रॉडली। जैसे कि आप जानते होंगे, नर्वस सिस्टम जो होता है ऑल एनिमल में, उसका जो यूनिट होता है वो होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। एक्चुअली स्पेशलाइज्ड से मतलब है एक्साइटरी सेल होता है, एक्साइटेटरी सेल। ठीक है, कैसी सेल होती है? एक्साइटेटरी सेल्स, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाती है। हमारी मसल्स भी एक्साइटेटरी सेल होती है। और इसकी यूनिट को बोलते हैं न्यूरॉन्स। द यूनिट इज़ नोन एज न्यूरॉन्स। क्लियर? या नर्व। ये करती क्या है? ये किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकती है। स्टिमुलस क्या होता है? एनी टाइप ऑफ चेंज इन आवर इन्वायरमेंट इज़ नोन एज स्टिमुलस। हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार का चेंज होना स्टिमुलस होता है। जैसे टेम्परेचर में चेंज आ जाए, आपकी बॉडी पहचान जाती है। ठीक है, आपको ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, आपकी बॉडी पहचान लेती है। या कहीं पे लाइट ज़्यादा आने लगी, हमारी बॉडी पहचान लेती है। लाइट चली गई, हमारी बॉडी पहचान लेती है। ठीक है ना, तो डिटेक्ट कर सकते हैं, ये रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। ये संवेदना यानी स्टिमुलस, ये संवेदना को डिटेक्ट करते हैं, मतलब पहचानते हैं, उसके बाद उसको रिसीव करते हैं और उसको ट्रांसमिट भी करते हैं। कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट करेंगे? जिस प्लेस पे पिन चुभोया आपने, उस प्लेस से ब्रेन की तरफ ले जाना पड़ेगा ना। तो पहले ही आपको इसने डिटेक्ट किया, रिसीव किया और फिर उसको ले गया कहाँ तक? ब्रेन तक। यानी ये संवेदना यानी स्टिमुली इसको ले जाती है। देखिए पहली बार जो न्यूरॉन्स डेवलप हुए थे वो हुए थे सीलेंट्रेटा में। तो न्यूरॉन्स फर्स्ट टाइम वर डेवलप्ड इन फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का बहुत कॉमन एग्जांपल है हाइड्रा।
तो देखिए लिखा हुआ है न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट, और फाइलम का नाम पूछा जाएगा तो सीलेंट्रेटा। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा में जो न्यूरॉन्स थी वो कैसी थी, ए पोलर। हाइड्रा की न्यूरॉन्स आपसे पूछा जा सकता है ए पोलर, और ये भी पूछा जा सकता है क्या इसमें ब्रेन डेवलप हुआ था, नहीं। हाइड्रा में ए पोलर न्यूरॉन्स डेवलप हुए थे और उसका पूरा जाल बिछा था, उसको नर्व नेट कहते थे, लेकिन उसमें ब्रेन नहीं पाया जाता था। मतलब नर्वस सिस्टम विदाउट ब्रेन वर फर्स्ट डेवलप्ड इन फाइलम सीलेंट्रेटा या फिर हाइड्रा। और इनका जो नर्वस सिस्टम बना था वो किससे बना था, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, मैंने बोला था नर्व नेट, बट विदाउट ब्रेन था। अब देखिए न्यूरल सिस्टम इज़ बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स में काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है ऑक्टोपस में। इनवर्टिब्रेट्स में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा डेवलप कहाँ होता है तो आप बताओगे ऑक्टोपस। इनफैक्ट ऑक्टोपस काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, उनको कुछ सिखाया जाए तो हमारी तरह वो लर्न कर लेते हैं। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी में तो इंसेक्ट दिए हुए हैं, बट इससे भी ज़्यादा डेवलप्ड होता है अगर इनवर्टिब्रेट्स में पूछा जाए तो अवर आंसर शुड बी ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो आप जानते ही हैं, डेविल फिश। तो देखिए इंसेक्ट्स में बेटर ऑर्गेनाइज होता है और ब्रेन इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लियन एंड न्यूरल टिश्यू। इसमें बहुत सारे वो गैंग्लियन होते हैं और न्यूरल टिश्यू होता है, उससे मिलकर के इसका ब्रेन बना होता है, यानी ब्रेन इसमें डेवलप हो चुका है। द वर्टिब्रेट्स हैव ए मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा डेवलप्ड होता है और इंसानों में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तभी तो दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस हैं। अब आप बोलोगे सर पोरीफेरेंस में और फिर प्रोटोजोअन्स में, इनमें तो पाया ही नहीं जाता है नर्वस सिस्टम। फिर ये कैसे पहचानते होंगे अपने इन्वायरमेंट को, देखो इन्वायरमेंट को ये पहचानते हैं, ये होता है सेंसेशन, दिस इज़ ए टाइप ऑफ सेंसेशन। मतलब नर्वस सिस्टम का ये काम नहीं है, ये काम है किसका, ये काम है वहाँ पर प्रोटोप्लाज्म की रेटिबिलिटी का। प्रोटोप्लाज्म की रेटिविटी, वहाँ पर सेंसिटिविटी होती है, वो सेंसिटिविटी को पहचान लेते हैं। लेकिन जिनके पास नर्वस सिस्टम होता है वो ज़्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता बट सेंसेशन पहचानने की क्षमता होती है। दिस एक्टिविटी इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को बोला गया द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्लियर? अच्छा, ह्यूमन बीइंग देखो सबसे ज़्यादा एडवांस होता है ह्यूमन बीइंग में, इसीलिए ह्यूमन बीइंग में सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है। पूरी दुनिया में कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं है हम लोगों को छोड़ के। क्यों बताइए? अच्छा, एयर कंडीशनर किसने तैयार किया? हम लोगों ने। कंप्यूटर किसने तैयार किया? हम लोगों ने। क्या कभी किसी दूसरे एनिमल ने इन्हें खोजा? नहीं, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस। तो हमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस कौन बनाता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। सभी एनिमल में क्या पाई जाती है? कॉन्शियसनेस, लेकिन हम लोगों में कॉन्शियसनेस के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियसनेस भी पाई जाती है। तो समझ में आया बच्चों? नाउ वी विल डिस्कस ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे क्योंकि हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो भागों में क्लासीफाई करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सेंटर में होता है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, द फर्स्ट वन इज़ ब्रेन एंड सेकेंड वन इज़ स्पाइनल कॉर्ड। तो एक आएगा ब्रेन, ये देखिए लिखा हुआ है, इट इंक्लूड ब्रेन एंड सेकेंड इंक्लूड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इट इज़ द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ये इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है और कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को। जबकि पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें वो सारी नर्व आ जाएंगी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलेंगी। देखिए इट इंक्लूड ऑल द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्राइजेज ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस। इसमें वो सारी नर्व आ जाएंगी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलेंगी। क्लियर? देखिए निकलेंगी या आएंगी दोनों बातें कह सकते हैं, निकल भी सकती है और वापस भी आ सकती है। क्लियर? वापस भी आ सकती है। अगर यहाँ से निकली तो इसको बोलते हैं हम लोग इफ्रेंट, और अगर इस तरफ आई तो बोलते हैं एफ्रेंट। तो याद रखिए एनसीईआरटी में दो टर्म दिए हुए हैं, याद रखिए। पहला है एफ्रेंट, इसमें क्या होगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और टिश्यू,
संवेदना लाएगा, ये टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह संवेदना लाएगा। इसको हम सेंसरी भी कहते हैं, इसको सेंसरी नर्व भी कहते हैं, सेंसरी नर्व भी कहते हैं। अच्छा, अगर उल्टी दिशा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिस्पॉन्स टिश्यू तक ले जाए या ऑर्गन तक ले जाए या सेल तक ले जाए, तब इसे क्या बोलेंगे? तब इसको बोलते हैं इफरेंट। देन इट इज़ नोन एज इफरेंट। इफरेंट, और इफरेंट को हम मोटर भी बोलते हैं। इफरेंट को क्या बोलते हैं? मोटर नर्व। क्लियर? तो बताइए, अगर किसी टिश्यू से रिस्पॉन्स, अगर किसी टिश्यू से स्टिमुलस जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे? एफरेंट या सेंसरी। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिस्पॉन्स टिश्यू या ऑर्गन या सेल तक चला जाए, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलते हैं इफरेंट या मोटर। इफरेंट या मोटर। मेरे पास एक फार्मूला है, आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। सेम, देखिए, सेंसरी इज ऑल्सो नोन एज एफरेंट एंड मोटर इज ऑल्सो नोन एज इफरेंट। मोटर इज ऑल्सो नोन एज इफरेंट। क्लियर? और हमारी जो क्रेनियल नर्व होती हैं वह एफरेंट भी हो सकती हैं, इफरेंट भी हो सकती हैं। और एक बात और बता दूं, कभी कभी एक ही नर्व दोनों नेचर की होती है, तब इसे मिक्स्ड नर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड नर्व। मतलब अगर सेंसरी और मोटर दोनों प्रॉपर्टीज़ एक ही नर्व में पाई जाए तो इसे क्या बोलते हैं? इसे मिक्स्ड नर्व कहते हैं। ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक ब्रीफ में एक बात बता दूं, जो नर्व ब्रेन से अराइज होती है उनको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, और जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है, स्पाइनल कॉर्ड से, उनको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। तो देखिए, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व समझ में आ गया। द नर्व विच अराइज फ्रॉम ब्रेन इज नोन एज क्रेनियल नर्व, while the nerve which arise from the spinal cord is known as spinal nerve. क्रेनियल नर्व तीनों प्रकार की हो सकती हैं, एफरेंट, इफरेंट एंड बोथ, यानी मिक्स। जबकि स्पाइनल नर्व इज़ ऑलवेज मिक्स्ड। स्पाइनल नर्व हमेशा मिक्स्ड होती है, मतलब ये दोनों नेचर की होती है, एफरेंट एज वेल एज इफरेंट। याद रखिएगा, ये प्योर एफरेंट और प्योर इफरेंट नहीं होती, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब एनसीईआरटी ने इसको 3 भागों में बांटा है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? पहला है पीएनएस में पहला पार्ट क्या है? पीएनएस में पहला पार्ट है वॉलेंट्री या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है? देखिए, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई भी नर्व हमारी वॉलेंट्री मसल में जा रही है, अगर कोई भी नर्व हमारी वॉलेंट्री मसल में जा रही है या वहाँ से वापस आ रही है, ठीक है, अगर वहाँ पर जा रही है और वहाँ से वापस आ रही है। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? अगर कोई भी नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल कर के वॉलेंट्री मसल्स या फिर स्केलेटल मसल में जा रही है, और वहाँ से वापस आ रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि बॉडी के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? सोमा। तो इसीलिए वॉलेंट्री, क्योंकि हमारी इच्छा से कंट्रोल होती है ये मसल, ठीक है, हमारे स्केलेटल सिस्टम के टच में रहती है, इसीलिए इसको स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। और चूंकि बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स में है, इसलिए उसे सोमैटिक भी बोलते हैं, क्योंकि बॉडी के लिए सोमा वर्ड यूज़ करते हैं, इसीलिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, इसमें आपको बताना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अभी बताया था, जो वॉलेंट्री मसल से संवेदना को लेके जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो वॉलेंट्री मसल से संवेदना को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाएगी, उसको एफरेंट या सेंसरी बोलते हैं नर्व, एफरेंट या सेंसरी नर्व बोलते हैं। जबकि जो वापस लेके आएगी संवेदना, उसको इफरेंट या मोटर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इफरेंट या मोटर, मैं आगे ऊपर आपको बता चुका हूँ। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कर दूँ विसरल नर्वस सिस्टम की मैं बात करूँ, तो विसरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा? यहाँ पर सिर्फ एक अंतर आ जाएगा। अभी तक हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल मसल्स की या वॉलेंट्री मसल की या स्केलेटल मसल की, तो फिर बात आई थी वॉलेंट्री या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम विसरल मसल की बात करें, विसरल मसल या इनवॉलेंट्री मसल या स्मूथ मसल, आपने सुना होगा, विसरल मसल या इनवॉलेंट्री मसल या स्मूथ मसल। तो इस तरह के नर्वस सिस्टम को हम बोलेंगे विसरल नर्वस सिस्टम। याद करिएगा, एनसीईआरटी में ये न्यू टॉपिक इंक्लूडेड हुआ है। विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? अगर संवेदना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल मसल में आ रही है या इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल में आ रही है, या फिर यहाँ से वापस जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम
विसरल नर्वस सिस्टम। अब इसको भी आप दो प्रकार का नाम दे सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ ये क्या था, एफरेंट या सेंसरी, एफरेंट या सेंसरी वॉलेंट्री नर्व। यहाँ पे था ये इफरेंट या मोटर वॉलेंट्री नर्व। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ आप बोल सकते हैं, यहाँ पे भी आप वही बोलिए एफरेंट या फिर सेंसरी, एफरेंट या सेंसरी विसरल नर्व। और यहाँ पे बोलिए इफरेंट या मोटर विसरल नर्व, इफरेंट या मोटर विसरल नर्व। समझ में आ गया आपको, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अच्छा अब आगे चलते हैं। एक और दिया हुआ है इनवॉलेंट्री या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब ये इनवॉलेंट्री या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये अलग से क्यों दिया हुआ है? देखिए अगर ये इनवॉलेंट्री है तो फिर इसको विसरल नर्वस सिस्टम में क्यों नहीं रखा गया? देखिए मोटा मोटा यहाँ से समझिए कि अगर हमारे बॉडी के सरफेस के फंक्शन को कंट्रोल करना है तो वॉलेंट्री या सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे, और अगर हमारे किसी इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन को सपोर्ट करना है तो फिर या कंट्रोल करना है तो उसके लिए होता है विसरल नर्वस सिस्टम। लेकिन एक बात बताइए, वॉलेंट्री फंक्शन तो हमारे कंट्रोल में होता है, हम चाहें तो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 10 कदम चलना है तो आप 10 कदम भी चल सकते हो, 20 कदम भी चल सकते हो, 30 कदम भी चल सकते हो। लेकिन ये तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, ये तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो फिर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इसलिए नेचर ने क्या सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा नर्वस सिस्टम बना दें जो इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन को घटा या बढ़ा सके। जैसे मान लो हार्ट है, जैसे मान लीजिए हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट के फंक्शन को कभी बढ़ाना है और कभी घटाना है। आप देखो जब आप एक्साइटेड हो जाते हो या फिर जब आप किसी बहुत खुश होते हो बहुत, या फिर किसी स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है ना, या इमरजेंसी कंडीशन होती है तो अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्सेज होते हैं हार्ट में। तो देखो जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तो ये हार्ट बीट हमारी इच्छा से नहीं हो रही है, बढ़ रही है, अपने आप हो रही है। तो देखिए यहाँ पर एक नया नर्वस सिस्टम काम करेगा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। आप इसमें और इसमें डिफरेंस समझ पाए? इसमें क्या होता है, इसमें इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन को बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया, या तो घटाया गया या तो बढ़ाया जाएगा। जैसे हार्ट के फंक्शन को बढ़ाना है तो फिर क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हार्ट का फंक्शन ज़्यादा बढ़ गया है और उसको घटाना है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब समझ में आया आपको? इसीलिए इसको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। मेरी बात आप समझ पाए? क्लियर? तो देखिए ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में था, इसीलिए यहाँ पर किसी अन्य ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो चीज़ हमारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, यदि उसके फंक्शन को घटाया या बढ़ाया नहीं गया तो क्या होता है, होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसी होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए एक नया नर्वस सिस्टम डेवलप किया गया। दिस इज़ नोन एज इनवॉलेंट्री या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है, हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन को घटा या बढ़ा सकता है। जो फंक्शन बढ़ाने वाला सिस्टम है उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और जो फंक्शन घटाने वाला है उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसको थोरैकोलम्बर आउटफ्लो भी बोलते हैं, थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। इसको क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो भी कहते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज थोरैकोलम्बर आउटफ्लो, क्योंकि थोरैसिक और लंबर की नर्व इन्वॉल्व होती है, थोरैसिक और लंबर की नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जबकि इसको क्रैनियोसैक्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रैनियम और सैक्रल वाली नर्व इन्वॉल्व होती है। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, बताइए सिंपैथेटिक में क्या क्रैनियल नर्व इन्वॉल्व हो रही है? नहीं। किस में इन्वॉल्व हो रही है? पैरासिम्पैथेटिक में। क्लियर हो गई बात? याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि अगर हमारे बॉडी के बाहरी फंक्शन को कंट्रोल करना है या हमारे वॉलेंट्री मसल्स के फंक्शन को कंट्रोल करना है तो वॉलेंट्री या सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा, और अगर इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स या फिर विसरल ऑर्गन्स के फंक्शन को कंट्रोल करना है तो इसके लिए क्या होगा, विसरल नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन को घटाना और बढ़ाना पड़ता है, और ये हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली होता है, अपने आप होता रहता है। ये हमारे शरीर के कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक हमारी बॉडी अपने आप सेटअप करती रहती है। इसी को बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जैसे हार्ट बीट को और भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन आप ऐसा देखिए, हार्ट बीट को अगर बढ़ाना है तो सिंपैथेटिक, इसी को थोरैकोलम्बर आउटफ्लो बोलते हैं। अगर हार्ट बीट को घटाना या नॉर्मलाइज करना है तो क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इज इट क्लियर?
कि नर्वस सिस्टम की यूनिट को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम की यूनिट को न्यूरॉन्स कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं या नर्व सेल। क्लियर? और ये एक्साइटेटरी सेल होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जरा भी आप इसको संवेदना दोगे, जरा भी स्टिमुलस देंगे, ये एक्साइटेड हो जाती है। क्लियर? आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसमें 3 प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं, सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं, और ये नर्व का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। सारे सेल ऑर्गेनेलीज यहीं पे पाए जाते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेलीज यहीं पे पाए जाते हैं। और एक बात और बता दूं, आपके सेल वाले चैप्टर में दिया हुआ है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एंड हाईली ब्रांच्ड सेल, हाईली ब्रांच्ड सेल, एनिमल सेल, हाईली ब्रांच्ड एनिमल सेल। तो लॉन्गेस्ट और हाईली ब्रांच्ड एनिमल सेल होती है। तो पहला भाग क्या हो गया? सेल बॉडी या फिर सोमा। क्लियर? इनसे छोटे छोटे प्रोसेस निकले होते हैं, इनसे जो छोटे छोटे प्रोसेस निकले होते हैं उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये दूसरा भाग हो गया। और एक लंबा सा प्रोसेस निकला होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन, एक्सॉन। क्लियर? देखिए डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? डेंड्राइट्स का काम होता है संवेदना को रिसीव करके, संवेदना को रिसीव करके किसको दे देना? सेल बॉडी को, सेल बॉडी को संवेदना को रिसीव करके दे देते हैं। जबकि एक्सॉन का क्या काम होता है? एक्सॉन का काम होता है सेल बॉडी से संवेदना को आगे बढ़ाना, सेल बॉडी से संवेदना को आगे बढ़ाना। अब आगे बढ़ा के कहाँ पर ले जाएगा? आगे बढ़ाकर या तो साइनेप्स पर ले जाएगा। साइनेप्स क्या होता है? जहाँ 2 नर्व आपस में कनेक्ट होगी उस जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं। और या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक ले जाएगा। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये क्या होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? जब एक नर्व एक मसल से जुड़ती है तो उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। बताइए, जब 2 नर्व आपस में जुड़े तो उसको साइनेप्स कहते हैं। जब एक नर्व एक मसल से जुड़ती है तो उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं, इन केमिकल को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो हम आगे के सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। तो बताइए, एक्सॉन आइदर कनेक्ट्स टू द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्स। इफ axon is not connected to dendrites of next neuron but connected to the muscle of next neuron, तो this is known as neuromuscular junction। क्लियर? अब देखिए एक्सॉन के जो एंड होते हैं वो ब्रांच्ड हो जाते हैं, देखिए हाईली ब्रांच्ड हो गए, इनको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया। एक्सॉन जब ब्रांच हो जाएगा तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। ये देखिए टर्मिनल पार्ट है ना, उसको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। अब जो एक्सॉन जब ख़त्म होता है तो वहाँ पर होता है सिनैप्टिक टर्मिनल, सिनैप्टिक टर्मिनल। देखिए सिनैप्टिक टर्मिनल होते हैं। सिनैप्टिक टर्मिनल कैसे होते हैं? वो वहाँ पर कुछ हिस्सा फूल जाता है, सिनैप्टिक टर्मिनल फूले हुए होते हैं, इनको सिनैप्टिक बल्ब भी कहते हैं, इनको बोलते हैं सिनैप्टिक बल्ब। और इनके अंदर क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स पाए जाते हैं और इन वेसिकल्स में भरा होता है लिक्विड, और इस लिक्विड का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। इस लिक्विड का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके बारे में हम डिटेल आपको बाद में बताएंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ भरा होता है? सिनैप्टिक वेसिकल में, सिनैप्टिक वेसिकल। बताइए सिनैप्टिक टर्मिनल कैसा होता है? फूला हुआ, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सिनैप्टिक बल्ब, उसे सिनैप्टिक बल्ब कहते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे थैले या पाउच जिनके अंदर भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। दीज आर नोन एज सिनैप्टिक वेसिकल, सिनैप्टिक वेसिकल। क्लियर? और वैसे बता दूं, एक्सॉन की कवरिंग को एक्सोलेमा कहते हैं, एक्सॉन की कवरिंग को एक्सोलेमा कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब आपको एक वर्ड आ रहा होगा न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा को स्वान सेल का कवरिंग बोलते हैं। दिस इज द कवर ऑफ स्वान सेल, कवर ऑफ स्वान सेल। तो न्यूरोलेमा इज द कवर ऑफ स्वान सेल। क्लियर? और आपको बता दूं, न्यूरोलेमा या स्वान सेल ओनली फाउंड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और काम क्या है इनका? इनका काम होता है माइलिन सीथ बनाना, माइलिन सीथ बनाना, माइलिन सीथ बनाना। माइलिन एक फैट की सीथ होती है, आगे आपको बताऊंगा, वो बनाती हैं। क्या यहाँ पे माइलिन सीथ दिख रही है? नहीं। तो ये कैसी न्यूरॉन है? ये न्यूरॉन है नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड। क्लियर? अब एक इम्पॉर्टेंट बात और क्या है? न्यूरोलेमा या स्वान सेल की सीथ एब्सेंट होती है। कहाँ एब्सेंट होती है? ये होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोलेमा या सीथ ऑफ स्वान सेल या कवर ऑफ स्वान सेल नहीं पाया जाता है। तो वहाँ माइलिन कवरिंग कौन बनाता है? वहाँ माइलिन कवरिंग बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स,
डेंड्रोसाइट्स, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वहाँ माइलिन कवरिंग बनाता है। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। बताइए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है न्यूरोलेमा या कवरिंग ऑफ स्वान सेल भी बोलते हैं उसको, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोलेमा या कवरिंग ऑफ स्वान सेल नहीं पाई जाती, तो वहाँ पर माइलिन शीथ कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक चीज़ और है, एक चीज़ और आपको जाननी पड़ेगी यहाँ पे, ये एक्सॉन हिलॉक क्या वर्ड है? एक्सॉन हिलॉक क्या वर्ड है? देखो, एक्सॉन हिलॉक ये जंक्शन को बोलते हैं, ट्रैंगुलर जंक्शन। दिस इज़ द ट्रैंगुलर जंक्शन जहाँ से सेल बॉडी एक्सॉन से जुड़ी होती है, और ये होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, हाईली सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है न्यूरॉन का? तो आप बताओगे एक्सॉन हिलॉक। हाईली सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है न्यूरॉन का? तो आप बताओगे एक्सॉन हिलॉक। याद रखिएगा, पूछा गया है। इसको हम लोग ट्रिगर जोन भी कहते हैं, इसको ट्रिगर जोन भी कहते हैं, ट्रिगर जोन भी कहते हैं। अच्छा, न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स के अंदर, न्यूरॉन्स के साइटोन, देखो इसका एक और नाम मैंने नहीं बताया था, तभी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। साइटोन ये वाला पार्ट था, तो इसके अंदर और डेंड्राइट्स के अंदर क्या पाई जाती है? कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। निसल्स ग्रैन्यूल। बताइए, निसल्स ग्रैन्यूल फाउंड इन साइटोन यानी सेल बॉडी एज वेल एज डेंड्राइट्स। इट नेवर बी फाउंड इन एक्सॉन। एक्सॉन में कभी नहीं पाया जाता, एक्सॉन में कभी नहीं पाया जाता है। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा, एक्सॉन में कभी नहीं पाया जाता। ठीक है, आइए निसल्स ग्रैन्यूल के बारे में क्वेश्चन आता है, वो हम लोग देखें। देखिए, निसल्स ग्रैन्यूल को निसल बॉडी भी कहते हैं। देखिए, निसल्स बॉडी ऑल्सो नोन एज निसल्स सब्सटेंस एंड निसल्स मटेरियल, बहुत सारे नाम हैं। और ये ग्रैनुलर होता है, इसीलिए तो ग्रैन्यूल वर्ड मैंने बोला था, ग्रैन्यूल वर्ड बोला था। और ये न्यूरॉन्स में कहाँ पाए जाते हैं? ये न्यूरॉन्स में कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट वन इन डेंड्राइट, सेकेंड वन इज साइटोन। इट नेवर बी फाउंड इन एक्सॉन। एक्सॉन में कभी नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। अच्छा, ये ग्रैन्यूल किसके बने होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में पूछा गया 2018-19 में। क्या पूछा गया था? ये बने होते हैं RER और फ्री राइबोसोम के बने होते हैं। रोजेट का मतलब होता है बंच, रोजेट का मतलब बंच यानी ढेर सारे, यानी ये RER प्लस फ्री राइबोसोम के बने होते हैं। नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी रिसेंटली, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री RNA के बने होते हैं, और इनका काम होता है न्यूरोप्रोटीन बनाना। और मैं आपको बता दूं, इन्हीं के कारण साइटोन का कलर ग्रे होता है, इसीलिए इसको ग्रे मैटर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रे मैटर। तो याद रखिएगा, ग्रे मैटर का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्रे कलर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो निसल्स बॉडी को होती है। ये ग्रे कलर प्रोवाइड करता है। अब कोई पूछेगा वाइट कलर कैसे आता है? वाइट मैटर किसको बोलेंगे? जो माइलिनेटेड शीथ होती है, एक्सॉन की जो माइलिनेटेड शीथ होती है, वो वाइट मैटर होती है, वो वाइट मैटर देती है, वाइट मैटर बनाती है, याद रखिएगा। इसलिए याद रखिए, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 मैटर हो सकता है, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर साइटोन और डेंड्राइट्स के वजह से होता है, लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निसल्स ग्रैन्यूल देती है। यानी ग्रे, अगर आपको पूछा जाए ग्रे मैटर में क्या क्या पाया जाता है, तो आप बता देना। क्या बताना? डेंड्राइट्स और साइटोन। लेकिन पूछा जाएगा ग्रे मैटर का कारण क्या है, आप बताओगे निसल्स ग्रैन्यूल। फिर आपसे पूछा जाएगा वाइट मैटर का कारण क्या है, आप बताओगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर। क्लियर होगी बात? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब ये जो नर्व दिखाई गई है, आप इसमें देख रहे हो बहुत सारे डेंड्राइट्स ये अराइज हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सटेंशंस निकले हुए हैं साइटोन से, बहुत सारे एक्सटेंशंस निकले हुए हैं। क्लियर? तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मल्टीपोलर नर्व। तो ये जो नर्व दिखाया गया है, दिस इज़ मल्टीपोलर नर्व या मल्टीपोलर न्यूरॉन है, याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कैसी होती हैं। ठीक है, तो आइए टाइप ऑफ न्यूरॉन के बारे में आपको बताता हूँ। न्यूरॉन्स जो होती हैं वो 4 प्रकार की, वैसे तो 5 प्रकार की हो सकती है। एक मैंने अभी आपको बताया था ए पोलर में सेल बॉडी होगी, ना तो यहाँ से डेंड्राइट्स अराइज होगा और ना ही यहाँ से क्या अराइज होगा, एक्सॉन। तो याद रखिए, ए पोलर कहाँ पाई गई थी? हाइड्रा में। याद करिए, हाइड्रा में नर्वस सिस्टम विदाउट ब्रेन था कि विद ब्रेन? विदाउट ब्रेन। सेकेंड होती यूनिपोलर में क्या होता है?
देखिए सेल बॉडी होगी और एक्सॉन पाया जाएगा, सेल बॉडी और एक्सॉन पाया जाएगा, सेल बॉडी भी पाई गई और एक एक्सटेंशन पाया जाता है जिसका नाम है एक्सॉन। क्लियर? तो इसे यूनिपोलर बोलते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? ये एम्ब्रियोनिक नर्व होती है, ये होती है एम्ब्रियोनिक नर्व, एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में पाई जाती है। हमारी जो नर्व एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में होती है वो पाई जाती है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक में, ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक में होती है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाईपोलर, बाईपोलर में क्या होता है? यहाँ पे आपने देखा था सेल बॉडी से एक ही एक्सटेंशन निकल रहा था, यहाँ सेल बॉडी से आप देखिए दो एक्सटेंशन निकल रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। क्लियर? तो इसको बोलते हैं बाईपोलर। और बाईपोलर का एग्जांपल क्या है? रेटिना। बाईपोलर का एग्जांपल है रेटिना, हमारी आंखों में पाई जाती है, हमारी आंखों के रेटिना में, आपको पता है। अब आया स्यूडो यूनिपोलर, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया। स्यूडो यूनिपोलर में क्या होगा? सेल बॉडी से एक ही एक्सटेंशन निकलेगा, यानी एक ही एक्सॉन निकलेगा, एक ही एक्सॉन निकलेगा जो आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो गया। देखिए जो आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो गया, एक चला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और एक चला जाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। क्लियर? एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाता है और एक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। देखने में तो आपको यहाँ पर भी दो ही एक्सटेंशन दिख रहे हैं, इसलिए देखने में ये किसके समान लग रहा है? बाईपोलर, बाईपोलर, बाईपोलर। तो ये इसी का मॉडिफिकेशन है। एक्चुअली स्यूडो यूनिपोलर इज मॉडिफिकेशन ऑफ बाईपोलर, इसलिए इसको बोला गया फॉल्स यूनिपोलर, फॉल्स यूनिपोलर। ठीक है, फॉल्स यूनिपोलर बोला गया। क्लियर? और ये पाया जाता है कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अच्छा, गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लियन इज द ग्रुप ऑफ, गैंग्लियन इज द ग्रुप ऑफ साइटोन। जब कई सारे साइटोन जुड़ जाते हैं तो इनको बोलते हैं गैंग्लियन, लेकिन ये टर्म केवल पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में यूज़ किया जाता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। अगर इसी तरीके के कई सारे न्यूरॉन्स के साइटोन जुड़ जाए, अगर कई सारे नर्व की या न्यूरॉन्स की साइटोन या सेल बॉडी जुड़ जाए, तब इसको न्यूक्लियाई कहते हैं। लेकिन ये टर्म कहाँ यूज़ करते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। फिर से सुनिए, द एसोसिएशन ऑफ सेल बॉडी इन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम is known as ganglion, while the association of cell body in central nervous system is known as nuclei। ये भी देखिए एक बहुत बढ़िया डिफरेंस है। आगे चलते हैं, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे एक्सटेंशन निकले होते हैं। देखिए डेंड्राइट्स बोलते हैं और एक्सॉन भी पाया जाता है, यानी बहुत सारे एक्सटेंशन सेल बॉडी से निकले हुए हैं या साइटोन से। क्लियर? और ये मोस्ट कॉमन होता है और ये पाया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है हमारे ब्रेन में। क्लियर हो गई बात? तो याद रखिएगा। अब देखिए नर्व दो टाइप की हो सकती है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। इसको मेडुलेटेड भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज मेडुलेटेड, दिस इज नॉन मेडुलेटेड, नॉन मेडुलेटेड, एक मेडुलेटेड और एक नॉन मेडुलेटेड। क्लियर? इसमें आप देख रहे हो माइलिन सीथ प्रेजेंट है, यहाँ देखिए माइलिन सीथ एब्सेंट है। जिनमें माइलिन सीथ होती है उसको माइलिनेटेड, जिनमें नहीं होती उसको नॉन माइलिनेटेड। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए माइलिन सीथ है क्या? माइलिन सीथ के चारों तरफ, माइलिन सीथ के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको न्यूरोलेमा या सीथ ऑफ स्वान सेल कहते हैं, सीथ ऑफ स्वान सेल। अभी बताया था आपको, यही बना देती है क्या? ये कवरिंग बना देती है, जो ग्रीन कलर से दिखाया गया और मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये जो कवरिंग है ये लिपिड की कवरिंग बना देती है। क्लियर? यानी आप ये कह सकते हो कि माइलिन सीथ क्या होता है? माइलिन सीथ इज़ द कवरिंग ऑफ लिपिड, जो किसके बीच प्रेजेंट होती है? न्यूरोलेमा और एक्सोलेमा के बीच प्रेजेंट होती है। न्यूरोलेमा और एक्सोलेमा के बीच में जो कवरिंग प्रेजेंट है लिपिड की, दिस इज़ नोन एज माइलिन सीथ। अच्छा, आप देख रहे हो कि माइलिन सीथ कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। तो माइलिन सीथ जो होती है वो कहीं पर प्रेजेंट है, कहीं पर नहीं है, और जहाँ नहीं है उनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, क्योंकि रेनवियर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था इसलिए नाम पड़ा नोड ऑफ रेनवियर। आपको पता है कि ये लिपिड का बना है, माइलिन सीथ किसका बना होता है? लिपिड का। और आपको ये भी पता होगा लिपिड जो होती है आयंस के लिए इम्परमेबल होती है, मतलब इट इज़ ए इंसुलेटिंग लेयर, इट इज़ ए इंसुलेटिंग लेयर। इसीलिए यहाँ पर देखिए चार्जेस नहीं दिखाए गए हैं। जहाँ पर माइलिन सीथ होगी वो चार्ज के लिए इम्परमेबल होगी, लेकिन जहाँ पे माइलिन सीथ नहीं थी, यानी नोड ऑफ रेनवियर की बात कर रहा हूँ, वो एक्टिव साइट होती है, क्योंकि वहाँ पे आयन एक्टिवेटेड रहते हैं, वहाँ आयन जो होते हैं वो एक्टिवली
ई फ्लक्स और इनफ्लक्स करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर चार्ज दिखाया गया है, यहाँ से चार्जेस दिखाए गए हैं, और जबकि यहाँ माइलिन शीथ में चार्जेस नहीं दिखाया गया। क्लियर? तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें जो इम्पल्स कंडक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है कि डिसकंटिन्यूअस? आंसर आएगा डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस होता है। कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। इस तरह के कंडक्शन को साल्टेटरी या जंपिंग कंडक्शन कहा जाता है, जंपिंग कंडक्शन कहा जाता है। और ये काफ़ी फास्ट होता है, ये नॉर्मल कंडक्शन की तुलना में काफ़ी फास्ट होता है। और ऐसी नर्व कहाँ पाई जाती है? ऐसी नर्व पाई जाती है हमारे शरीर में, हमने इसका एक फार्मूला बनाया है MSC, यानी माइलिनेटेड नर्व फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। माइलिनेटेड वाली जो नर्व होती है वो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में पाई जाती है। क्लियर? यानी माइलिनेटेड का एग्जांपल स्पाइनल और क्रेनियल नर्व है। अब आइए नॉन माइलिनेटेड में। देखिए नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ नहीं पाई जा रही है। ठीक है, माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मैंने क्या बोला था? न्यूरोलेमा या स्वान सेल नहीं, न्यूरोलेमा या स्वान सेल, न्यूरोलेमा इज़ अनदर नेम ऑफ स्वान शीथ ऑफ स्वान सेल। स्वान सेल यहाँ पर भी होती है, स्वान सेल यहाँ पर भी होती है, लेकिन यहाँ पर वो स्वान सेल ये नहीं बनाती है। ये स्वान सेल का फॉर्मेशन करता था ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर स्वान सेल ने लिपिड कवरिंग बना ली तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलेंगे माइलिनेटेड। अगर स्वान सेल ने लिपिड कवरिंग नहीं बनाई तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नॉन माइलिनेटेड। तो याद रखिएगा, मैंने आपको क्लियर किया भी था आपको कुछ देर पहले कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरोलेमा या स्वान सेल पाई जाती है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पाई गई थी। ठीक है, और उसका निर्माण किसने किया? ओलिगोडेंड्रोसाइट ने। ओलिगोडेंड्रोसाइट ने स्वान सेल बना लिया और फिर उसने लेकिन माइलिन शीथ नहीं बनाया। क्लियर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको जाननी जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर भी कहीं नहीं है, तो यहाँ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है कि डिसकंटिन्यूअस? ऊपर देखिए कैसा हो रहा था, डिसकंटिन्यूअस, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर स्पीड फास्ट थी। ठीक है, यहाँ पे लगातार चल के आ रहा है इम्पल्स, तो स्पीड स्लो हो जाती है। यहाँ स्लो कंडक्शन होता है, स्लो कंडक्शन होता है। क्लियर? अगर हम इसको 10 to 20 मीटर पर सेकेंड देखें, क्लियर, तो यहाँ पर होता है 100 से 120 मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग 10 टाइम्स हाई हो जाता है। 10 टाइम्स हाई होता है किसमें? ये मैंने यहाँ के लिए बोला है और ये ऊपर के लिए बोला है, याद रखिएगा। ये थोड़ा उल्टा लिख गया है, ये है यहाँ के लिए और ये वाला जो है यहाँ के लिए। यानी कि ये जो स्पीड है 10 to 20 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड किसकी है? ये नॉन माइलिनेटेड की है। जबकि ये जो 100 से 120 मीटर पर सेकेंड लिखा है, ये फास्ट होता है। तो मैंने पहले ही बता दिया था फास्ट होता है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बड़ा। क्लियर है? तो हमने देखा नर्व कितने टाइप की होती है, कैसी होती है, इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। देखिए, एक तरफ दिया है माइलिनेटेड एक्सॉन और एक तरफ दिया है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड एक्सॉन का फार्मूला तो MSC बताया था। नॉन माइलिनेटेड का क्या होता है? नॉन माइलिनेटेड का सोमा। सोमा का क्या मतलब होगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, याद रखिएगा, दोनों एग्जाम्पल NCERT के हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसा आपने पढ़ा, एक्सॉन हैव स्वान सेल विच फॉर्म्स द माइलिन शीथ। यहाँ पर देखिए, माइलिन शीथ इज एब्सेंट, यहाँ माइलिन शीथ नहीं होती। स्वान सेल तो प्रेजेंट थी बट माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। NCERT ने लिखा है स्वान सेल दोनों में होती है, ध्यान दीजिएगा, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्वान सेल का निर्माण किसने किया था? यहाँ पर स्वान सेल का निर्माण कर दिया था न्यूरोलेमा ने खुद किया था, यहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने किया था। फिर आगे देखिए, नोड्स ऑफ रेनवियर आर प्रेजेंट एट इंटरवल। यहाँ पर देखिए नोड्स ऑफ रेनवियर एब्सेंट होते थे। फिर आगे देखिए, माइलिनेटेड में वोल्टेज गेट आयन चैनल केवल और केवल नोड पे पाए जाते थे ना, केवल और केवल नोड पे पाए जाते थे। इसीलिए डीपोलराइजेशन केवल कहाँ होता था? नोड पे। डीपोलराइजेशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑल ओवर द एक्सॉन पाए जाते थे, इसीलिए डीपोलराइजेशन ऑल ओवर द एक्सॉन होगा, यानी ऑल ओवर द लेंथ ऑफ नर्व फाइबर। आयन एक्सचेंज ओनली एट नोड्स, यानी आयन का एक्सचेंज केवल नोड पे हो रहा था, आपने देखा। यहाँ थ्रू आउट द सरफेस हो रहा था, फिगर में आपने देखा। एक्शन पोटेंशियल जो है इंटर नोड पे नहीं चलती थी, आपने देखा। एक्शन पोटेंशियल कभी भी, एक्शन पोटेंशियल यानी डीपोलराइजेशन, डिटेल में आगे आपको पढ़ाएंगे, वो इंटर नोड पे कभी नहीं होता था। यहाँ पे ऑल ओवर द
एक्सॉन देखा गया, ऑल ओवर द एक्सॉन देखा गया। फिर आगे चलिए, नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज साल्टेटरी, मैंने बताया था ना, आपको बताया था 100 से 120 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। यहाँ पर देखिए, यहाँ 10 से 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्लो था, यहाँ स्लो होता है, स्मूथ होता है, इसको साल्टेटरी बोलते हैं, इसको स्मूथ बोलते हैं। इम्पल्स कैरी, दीज कैरी द नर्व इम्पल्स मच फास्टर देन नॉन मेडुलेटेड। देखिए मैंने आपको तुलना भी करा दिया कितना फास्ट होता है, लगभग 10 टाइम्स फास्टर होता है। फिर लिखा है ये स्लो होता है, ये स्लो होता है किसकी तुलना में, मेडुलेटेड, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। फिर आगे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाइट मैटर बनाता है ब्रेन का, ये ब्रेन का वाइट मैटर बनाता है, और एमएससी का मतलब था ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में पाया जाता है, ठीक है ना। और ये सोमा बताया था, यानी सोमैटिक और SOM का मतलब सोमैटिक, ए का मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्लियर। तो हमने एनसीईआरटी भी कवर कर लिया, ये सारी चीज़ें भी कवर कर ली, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, न्यूरॉन इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। मैंने बताया था 3 मेजर पार्ट में सेल बॉडी या साइटॉन या सोमा। फिर देखिए डेंड्राइट्स, थर्ड वन इज़ एक्सॉन, एक्सॉन काफ़ी लंबा था आपको पता है, या माइलिनेटेड था और या फिर नॉन माइलिनेटेड, अभी बताया। सेल बॉडी जो होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया गया था, टिपिकल सारे सेल ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं, और कुछ ग्रैनुलर बॉडी पाई जाती है, इनको निसल्स ग्रैन्यूल बोला था, और निसल्स ग्रैन्यूल को निसल बॉडी भी कहते थे, और इस पर क्वेश्चन बताया भी था कैसे आया था या आ सकता है। जो छोटे छोटे फाइबर थे बार बार जो निकलते थे साइटॉन से या सेल बॉडी से, उनको बोलते थे निसल्स ग्रैन्यूल, ठीक है, सॉरी, जिनके अंदर निसल्स ग्रैन्यूल था, ठीक है, उनको बोलते थे डेंड्राइट्स। और दीज फाइबर ट्रांसमिट्स द इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी, मैंने बताया था ये क्या करते हैं, ये सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स को ले जाते हैं। एक्सॉन कैसा होता है, एक्सॉन होता है लंबा सा, लंबा फाइबर। फिर देखिए द डिस्टल एंड विच इज़ ब्रांच्ड, मैंने बताया था कि डिस्टल एंड ब्रांच्ड होता था एक्सॉन का, हम लोग ने बोला था टीलोडेंड्रिया, और जो ब्रांच होता है वो टर्मिनेट हो जाता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से, हमने बोला था सिनेप्टिक टर्मिनल या सिनेप्टिक बल्ब या सिनेप्टिक नॉब भी कह सकते हैं। इसके अंदर पाया गया था सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर नाम का केमिकल भरा हुआ था, ठीक है, मैंने आपको बताया। एक्सॉन ट्रांसमिट्स द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, एक्सॉन का काम क्या होता है, सेल बॉडी से संवेदना को दूर ले जाना, या तो किसी सिनेप्स की तरफ ले जाएगा, बताया था ना, जब दो नर्व आपस में जुड़ती हैं तो उसको सिनेप्स बोलते हैं, हम आगे के लेक्चर्स में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ ले जाएगा, व्हेन वन नर्व इज़ कनेक्टेड टू द सेकेंड मसल। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। पहला मल्टीपोलर, आपको बताया था फिगर में, जिसमें एक एक्सॉन थे, 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स थे, ऐसा पाया गया था सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। बाईपोलर में क्या था, एक एक्सॉन था, एक डेंड्राइट्स था, और ऐसा पाया गया था रेटिना ऑफ आई में। यूनिपोलर मैंने बताया था, इसमें सेल बॉडी में केवल एक एक्सॉन होता है, इसमें डेंड्राइट्स नहीं था, और ये यूजुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। देखिए 2 और भागों में हम लोग ने बांटा था न्यूरॉन्स को, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। तो माइलिनेटेड क्या होता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवलप्ड विद द स्वान सेल, यानी इनके चारों तरफ स्वान सेल पाई गई थी, विच फॉर्म्स अ माइलिन सीथ, जो माइलिन सीथ बना देती थी एक्सॉन के चारों तरफ। माइलिन सीथ कैसी थी, लिपिड की बनी हुई थी, माइलिन सीथ कैसी थी, लिपिड की बनी होती है। क्लियर। अब देखिए द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन सीथ आर कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर, मैंने बताया था नोड ऑफ रेनवियर पर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन डेवलप करता था, बिकॉज दिस साइट इज़ परमेबल फॉर द आयंस, बट बाकी का हिस्सा इम्परमेबल था, इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम कर रहा था। माइलिन नर्व फाइबर का एग्जांपल बताया था MSC, यानी देखिए M फॉर माइलिन, S फॉर स्पाइनल और C फॉर क्रेनियल नर्व। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय द स्वान सेल एंड डज नॉट फॉर्म ए माइलिन सीथ, मतलब उन्होंने बोला कि अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड में भी स्वान सेल होती है, लेकिन ये कोई भी माइलिन सीथ नहीं बनाता है, और इसीलिए ये जो होती है ये पाई जाती थी कॉमनली ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। मैंने फार्मूला बताया था सोमा, तो SO मतलब सोमैटिक
और ए मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और स्पीड ऑफ कंडक्शन किस में ज़्यादा था, माइलिनेटेड। किस में कम होता है, अनमाइलिनेटेड में। कितना होता है मैंने आपको बताया था। किस में कंटिन्यूस के फॉर्म में जाएगी, तो अनमाइलिनेटेड में। किस में डिसकॉन्टिन्यूस के फॉर्म में जाएगी, माइलिनेटेड में। इसके बाद का सारा एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे। मैंने आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर कराया, बाकी आप लोग कहीं कन्फ्यूज़न हो तो ये वीडियो बार बार देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसके टॉपिक के लिए। फिर हम लोग टिल देन ऑल द बेस्ट।